नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो के जरिए हर हफ्ते हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे मेहमान से जो कि बाजार को समझते हैं और उससे भी ज़्यादा निवेश में आपकी सहायता करते हैं। आपको बताते हैं आपके लिए कमाई के नुस्खे। कैलाश कुलकर्णी एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के सीईओ मेरे साथ आज हैं। इन्होंने मुझे समय दिया, ये हम सबका सौभाग्य है, और हमारे न्यूज़ रूम में आए हैं सबसे पहले, तो ये बड़ी खास बात है इस शो की। बुलाने के लिए धन्यवाद। चलिए, तो जो भी दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं वो अपनी निवेश की रणनीति जानना चाहेंगे आपसे, बाजार की चाल किस तरफ जा रही है ये आप जानना चाहेंगे, और साथ ही आप एक एएमसी के तौर पर क्या क्या कर रहे हैं ये भी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो भारतीय निवेशक को आप कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, ये बताइए। तो भारतीय निवेशक जो है वो 10 साल में इतना बदल चुका है कि मैं भी हैरान हो जाता हूँ। 10 साल पहले हमें जाके समझाना पड़ता था म्यूचुअल फंड क्या है, आपने क्यों निवेश करना चाहिए। लोग सिर्फ एफडी की तरफ ध्यान देते थे और कुछ नहीं देखते थे। आज लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, बहुत सारा होमवर्क करते हैं और आके फिर बात करते हैं हमसे। तो जो एक इन्वेस्टमेंट में जो वार्तालाप होती है ना, वो होते हैं आज के। क्या सवाल निकलते आते हैं, मतलब जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं वो क्या सीखना चाहते हैं, आपको क्या समझ में आता है? तो पहला तो एक डर सा रहता है उनके दिमाग में, बिकॉज शायद वो पहले बार या दूसरे बार ही बाजार में आ रहे हैं, तो रिस्क है तो कितना हो सकता है, मैं कितना नुकसान हो सकता है, तो एक ये आम सवाल होता है। दूसरी चीज़ बोलते हैं कि अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी बीच में कुछ इमरजेंसी के लिए, तो क्या मैं पैसे निकाल सकता हूँ क्या? जैसे मैं एफडी तुड़वा सकता हूँ, तो मुझे आराम से पैसे निकाल के मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? तो ये सब कॉमन से सवाल होते हैं जो आते हैं। और आजकल बहुत सारे लोग गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में सुनते हैं कि शादी के लिए, बच्चे की शादी के लिए या एजुकेशन के लिए या मेरे रिटायरमेंट के लिए मुझे निवेश करना है, तो क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। लोग पूछते कि अच्छा मेरे बगल वाले ने तो पैसा डाला था पर मार्केट टूट गया था, तो फिर उसका नुकसान हुआ था, तो मेरा भी हो सकता है क्या? तो ऐसे एक आसान सवाल रहते हैं, आसान लेकिन आम भी, और लेकिन जरूरी सवाल, बुनियादी सवाल। हाँ बिल्कुल। मैंने मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग जब ज़्यादा सवाल करते हैं तो खुद का नॉलेज बढ़ा रहे हैं वो। तो उसके वजह से क्या है कि एजुकेशन इम्प्रूव हो रही है, और जब वो निवेश करेंगे ना तो वो ठीक टाइम के हिसाब से निवेश, ऐसे नहीं कि वो चलो टेस्ट कर लेते हैं टाइप, तो वो बहुत फर्क पड़ता है आज। एक और चीज़ जो आपने कही वो ये है कि लोग जो है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से आप जैसी कई और ऐसी एएमसीज भी हैं जो कि सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स एक तरह से लॉन्च भी कर रही हैं, और लोगों को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या एग्जिस्टिंग फंड्स को कैसे अपने लक्ष्यों में आपको बांधना चाहिए ये भी सिखाती हैं। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड का फोकस किस तरह के निवेशकों पर है, किस तरह के निवेशक आपके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, निवेश कर रहे हैं आपके फंड्स में, कुछ जानकारी दें हमें। तो हमारा 2 टाइप के निवेशक हैं। एक तो मास रिटेल जिसको हम कहते हैं, जो 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक निवेश करते हैं, और फिर एक HNI कैटेगरी होती है जो ज़्यादातर बैंक के थ्रू, एडवाइजर्स के थ्रू आते हैं। तो इस मेनली ये 2 टाइप के निवेशक हमारे पास हैं। आज हमारे पास करीब 22 लाख निवेशक हैं हमारे एएमसी में। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज हमारे पास करीबन 6.25 लाख SIPs रेगुलरली चलते हैं, और ये जो SIPs हैं उनका एवरेज 3,000 रुपये है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये सिर्फ 1 या 2 या 3 साल के लिए साइन अप नहीं होते हैं, ये 15, 20, 25, 40 साल के लिए साइन अप हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इस इंडस्ट्री में, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो SIP के द्वारा जो रकम आ रही है ये सब गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही है। और टिपिकली लोग चिल्ड्रंस फ्यूचर एजुकेशन, जब कॉलेज में जाते हैं तो काफ़ी खर्चा होता है, क्योंकि आजकल अगर आपको बहुत बेहतर कॉलेज में जाना है या मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो वो फ़र्क पड़ता है। और एजुकेशन इन्फ्लेशन ज़्यादा जल्दी बढ़ती भी है। बिल्कुल। और काफ़ी बच्चों को आजकल विदेश जाना है फ्यूचर एजुकेशन के लिए, तो वो इसके लिए पेरेंट्स सेव कर रहे हैं। और एक चीज़ है भारत में मैंने देखा है कि हर एक जनरेशन ऐसा होता है ना, जैसे मैं मेरे पेरेंट्स ने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया। सही बात है। हम लोग कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो मेरी एक डॉटर है, तो जो हम करते हैं तो डॉटर के लिए करते हैं।
तो हम लोग काफ़ी हद तक बच्चों के लिए जो सेविंग्स करते हैं वो अपने दिल से करते हैं। बाकी सब चीज़ों खुद के लिए इतना ध्यान नहीं रखते हैं, बट मेरे हिसाब से खुद के रिटायरमेंट के लिए भी लोगों ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी बात, बट वो बहुत कम लोग कर रहे हैं आज, और वो एक थोड़ी सी चीज़ ऐसी है कि वो क्या बोलते हैं, खटास दिलाती है। और मेरे हिसाब से जितना तुम तुम्हारे बच्चों के लिए करते हो उतना खुद के लिए भी करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसके पीछे ना सर एक मानसिकता भारतीयों की ऐसी भी है कि पहले सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लें, बच्चों को पढ़ा दें, उनकी शादी कर दें और उसके बाद अपने बुढ़ापे के बारे में सोचते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाना चाहिए। पहला सैलरी का पहला निवेश ही रिटायरमेंट के लिए होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। जितना लंबा आप रखेंगे उतना ज़्यादा कमाई होगी। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और मेरे हिसाब से अगर लोग थोड़ा बहुत भी 20% अपने बारे में सोचने लगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अभी क्या है, बच्चे लोग ऐसा नहीं है कि माँ बाप बच्चों लोगों के साथ रहते हैं, बिल्कुल। तो काफ़ी हद तक माँ बाप अकेले रह रहे हैं, बच्चे लोग दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में हैं, तो थोड़ा बहुत खुद के लिए। और रिटायरमेंट प्लानिंग ये एक क्या बोलते हैं ना, एक कॉमन डायलॉग होना चाहिए मेरे हिसाब से। नई चीज़ हमें चालू करनी चाहिए। आई थिंक ये एक बहुत ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपके निवेश स्ट्रैटेजी के बारे में मुझे जानना है। आपका इस पूरे इंडस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस है वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन मुझे पैसों के साथ आपका रिश्ता कैसा है ये जानना है। कैलाश कुलकर्णी को जब पैसों का महत्व समझ में आया, वो उनकी कौन सी उम्र थी और वो कौन सी इंस्टेंस थी जिससे आपको लगा कि नहीं, पैसा और निवेश बहुत ज़रूरी है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत इंस्पायरिंग होगा आपका जवाब। तो पहले ना मैंने भी वही चीज़ें की थी जो लोग बोलते थे कि ऐसा करो। अच्छा। ओनली जब मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया तब मुझे समझा कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म सेविंग्स का मतलब क्या होता है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से मैंने जेन्युइन सेविंग्स जब चालू की ना, तब मेरी उम्र 40 की हो चुकी थी। तो मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि अरे मैंने तो 35 साल तक कुछ किया ही नहीं, तो मैं लेट हो गया। मैं बोलता हूँ इस इंडस्ट्री में एक चीज़ अच्छी है कि लेट कभी होते नहीं है। मतलब गाड़ी कभी छूटती नहीं है? कभी गाड़ी छूटती नहीं है। तो हमेशा जिस स्टेशन पे हो वहाँ से गाड़ी पकड़ो, पर अगले 15-20 साल के लिए गाड़ी में रहो तो बहुत अच्छा एक है। और मैं थोड़ा सा हाई रिस्क टेकर हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बाकी लोगों ने बट मेरा अधिकतर जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में है। और उसका एक बड़ा सिंपल रीज़न है मेरे हिसाब से। इंडिया में जो कोई नौकरी करता है, जैसे मेरे जैसे लोग, हमारा एक प्रोविडेंट फंड कटता है, वो फिक्स्ड इनकम में ऑलरेडी चला जा रहा है। तो डेट अपने पास ऑलरेडी है, इसीलिए जो मेरा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है वो सब इक्विटी में जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ मैं हाई रिस्क टेकर हूँ। मैं क्योंकि 20 साल 25 साल के लिए मैंने पैसा रखा है, ये नहीं कि मैं 3 साल बाद कुछ खरीदने वाला हूँ या 5 साल बाद कुछ होने वाला है। तो ऐसा कोई गोल नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो फिर इक्विटी इज़ द बेस्ट। अच्छा, तो 40 साल की उम्र में आपने कहा कि आपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की, लेकिन उससे पहले कोई बकेट लिस्ट तो बनी होगी, कोई फाइनेंशियल गोल्स तो रखे होंगे, वो कैसे पूरे किए फिर? मेरी बकेट लिस्ट सिर्फ ट्रैवल की थी, तो जो पैसा कमाता था मैं वो ट्रैवल पे खर्चा था। मेरा एक बकेट लिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बकेट लिस्ट है कि मुझे एटलीस्ट 50 देशों में सैर करनी है। और पूरे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, हर एक स्टेट में मुझे टूरिस्ट के माहौल से जाना है। तो आज मेरे इंडिया में 4 स्टेट्स बचे हैं सिर्फ, और 2 यूनियन टेरिटरीज बची हैं। मैं सब स्टेट्स में घूम चुका हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से एजुकेशन जो मिलता है ना, वो ट्रैवलिंग से सबसे ज़्यादा एजुकेशन मिलता है। एंड अगर थोड़ा बहुत पैसा उसमें खर्च हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल तो थैंक्स टू क्या बोलते हैं, एयरबीएनबी टाइप जो बोलते हैं, तो काफ़ी सस्ता मिलता है। आप बजट प्लानिंग कैसे करते हैं? मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो अपनी टिकट बुकिंग से लेकर अपनी रहना, खाना पीना सब कुछ कैसे आपकी, बिकॉज ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो प्लानिंग तो करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, निवेश में भी वही करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि निवेश अगर करना है तो कितने साल के लिए करना है, कितना रिस्क लेना है, अगर इमरजेंसी आई तो मुझे पैसे मिल सकते हैं, नहीं तो पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मेरे पास पैसे आ गए, चेक लिख लिया और चलो निवेश हो गया। तो जैसे ट्रैवल का प्लानिंग होता है वैसे ही निवेश का प्लानिंग। रिस्क का आपने जिक्र किया, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग आपने कैसे समझी और कैसे की? इस इंडस्ट्री में अगर डेटा देखा जाए
तो 15-20 साल के लिए अगर किसी ने भी निवेश किया हो तो जनरली ये देखा गया है कि इक्विटी में अगर आप 10 साल के लिए आप कंटिन्यूसली रहें, मार्केट का उतार चढ़ाव तो होते रहेगा, ग्लोबल इवेंट्स होते रहेंगे, इक्विटी में नुकसान नहीं हुआ है 10 साल के हिसाब से। तो अगर वैसा है और मैं काफ़ी क्लियर हूँ कि मेरा लॉन्ग टर्म है, 10 साल 15 साल के लिए मुझे पैसे रखने हैं, तो वाई नॉट इक्विटी। और मेरा एक दूसरा एक सिंपल रेवलेशन है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि सेंसेक्स ने सिंस इंसेप्शन 15% रिटर्न दिया है। ये काफ़ी हम लोग एग्जांपल देते रहते हैं। मैं बोलता हूँ वैसा नहीं देखना चाहिए। रिस्क फ्री रिटर्न जो होता है, माने आरबीआई का जो बॉन्ड होता है वो पहले 10-12% होता था, तो उसके ऊपर 50% माने 15%, तो 50% रिस्क लेने के लिए तुमको 50% ज़्यादा रिटर्न मिलता था। आज तुम्हारा आरबीआई का बॉन्ड इज अराउंड 6.5-7, तो उसके ऊपर आप 50% गिन के चलो तो आप 11% पे पहुँचे हो। तो 11% अगर आप खुश हो तो वेरी लेस चांस कि आप बाद में दुखी हो गए आपके रिटर्न्स देख के। तो मेरे हिसाब से हमेशा जो रिस्क के ऊपर जो रिटर्न मिलता है, जो गवर्नमेंट फिक्स्ड इनकम जो है उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलता है, उस हिसाब से आपने रिस्क लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कोई भी निवेशक को ये कहूँ कि आपका एक्सपेक्टेशन इक्विटी से 10 से 12% होना चाहिए, उसके ऊपर आपको कुछ भी मिले आप बोनस के तौर पे समझो। बिल्कुल। मौजूदा हालात की बात करते हैं, मौजूदा बाजार की चाल पे बात करते हैं। आप शॉर्ट टर्म नियर टर्म बात नहीं करते, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी जो बाजार की मौजूदा चाल है वो समझाते हैं हम दर्शकों को और निवेशकों को। पिछले हफ्ते की शुरुआत में बुरी खबरें आई, एक आधे दिन बाजार में हमें उसका इम्पैक्ट दिखा, उसके बाद बाजार ने अपने आप को झटक दिया। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, बाजार चल रहा है। अब हम त्योहारी मौसम शुरू हो चुका है, महंगाई की कोई चिंता नहीं है, आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के अंदर ही है। घरेलू मूड खराब करने वाले हमारे कोई घरेलू ट्रिगर्स हैं नहीं। जितना होगा शायद ग्लोबल बाजार की तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखना चाहिए, बिकॉज हमारे बाजार काफ़ी हद तक मैच्योर भी हो चुके हैं, तो वो इस तरह के इम्पैक्ट को भी अभी झेलना शुरू कर दिया है। तो अब मौजूदा समय में किसी को अपने पोर्टफोलियो में विद इन मार्केट कैप्स अगर कुछ बदलाव करने हैं, तो क्या ये कहना अब सही होगा कि लार्ज कैप्स का वक्त आ गया है? लंबे अरसे तक जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स में, एक्टिव फंड्स की बात कर रही हूँ, उसमें कमी देखी होगी, तो क्या उनको अब थोड़ा सी सांत्वना मिल सकती है, रिलीफ मिल सकता है? वैल्यूएशंस लार्ज कैप्स को लेकर अभी क्या कंफर्टेबल लग रहे हैं? उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक में सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ, सब कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ। इसका रीज़न क्यों बताता हूँ। इलेक्शंस आ रहे हैं मई 24 में, ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्शन आते जाएंगे पॉलिटिकल इवेंट्स होते रहेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। अभी अपने स्टेट इलेक्शंस है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो एक इवेंट हो जाता है। जैसे प्री पोल सर्वेज आएंगे, उसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेरे हिसाब से क्या है ना, वॉलेटिलिटी जो है ये बरकरार रहेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और यही बेस्ट फ्रेंड भी होती है निवेशकों की। बिल्कुल। और इसीलिए आप अगर सिप करते हो तो एक वो वॉलेटिलिटी होती है। दूसरा एक और चीज़ कर सकते हो कि अगर किसी दिन मार्केट 1.5% या 2% से नीचे गिर गया, या उस दिन तुम्हारा थोड़ा और पैसा आप या इंडेक्स फंड में डालो या कोई एक्टिव इक्विटी में डालो, तो वो भी कर सकते हो। पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मार्केट आगे ही जाएगा। ग्लोबल इवेंट्स नहीं, लोकल इवेंट्स भी हो सकते हैं, तो वॉलेटिलिटी रहेगी, बट वॉलेटिलिटी दोस्त है। तो चुनावी माहौल जो है उतार चढ़ाव को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन उसमें उसका फ़ायदा आपको उठाना है। फ़ायदा ऐसे उठाना है अपने निवेश को बरकरार रखकर, एसआईपी करके या फिर वो वन टाइम अगर करेक्शन आया तो उस दिन थोड़ा पैसा डाल दो। और लगे तो आपने जो किया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, देखो प्रेडिक्शन करना कि कौन सी कैटेगरी इसमें से सबसे अच्छा रिटर्न दे सकती है वो इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो मेरे हिसाब से आपने मल्टी कैप फंड्स जो है या फ्लेक्सी कैप फंड जो है, जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का एक मिश्रण रहता है, वो आज के दिन में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, ना कि सिवाय सिर्फ लार्ज कैप के या सिवाय स्मॉल कैप के। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा हाई है और आप
लॉन्ग टर्म खेल रहे हो 7 साल 10 साल 12 साल, तो मेरे हिसाब से मिड एंड स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी इवन टुडे इज वेरी गुड। ओके।